14 घंटे की जर्नी बस में करके वो रात भर बस में चलकर यहाँ पहुंचे हैं। दिव्यांगजनों के प्रति ऐसा समर्पित भाव रखने वाले आदरणीय झा सर हमारे अपने परिवार के, हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स रहे, वाइस प्रेसिडेंट रहे और अब नागालैंड में दिव्यांगजनों के लिए एक नई रोशनी लेकर आए हमारे नागालैंड के राज्य दिव्यांगजन आयुक्त आदरणीय जमीर जी, परिवार के हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय कमांडर विजू सर, हमारे एक और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल गौतम सर, यहाँ उपस्थित अन्य सभी हितार्थ बंधु जो पूरे देश से कोने कोने से यहाँ पर आए हैं, चाहे सुदूर पांडिचेरी हो, बेंगलोर हो, चेन्नई हो, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सभी राज्यों के हमारे ऐसे हितार्थ सहयोगी जो लगातार हमारे बौद्धिक दिव्यांग बच्चों को निरामय योजना का लाभ दिलाने में काम कर रहे हैं। स्नेह का पूरा स्टाफ, हमारे प्यारे बच्चे, गणमान्य नागरिकगण, आप सभी का आज के इस अवसर पर मैं परिवार एनसीपीओ की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं विशेष रूप से उल्लेखित करना चाहूंगा, हमारे बीच यूएस अमेरिका से ऑनलाइन जुड़े हुए हैं प्रणव देसाई जी। इस हितार्थ योजना का जो ताना बाना बुना और आज कितने लोग हमारे बीच उपस्थित हैं, उस पूरी योजना का ताना बाना बुनने वाले और इस योजना को संपूर्ण वित्तीय सहयोग प्रदान करने वाले जिन्होंने इस देश में सोशल वर्कर के लिए एक नए कॉन्सेप्ट को जन्म दिया हितार्थ के रूप में। हमारे देश में एक कॉन्सेप्ट था कि सोशल वर्कर मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ विदाउट एनी ह्यूमिलिएशन काम करना है, लेकिन हम सब जानते हैं कि परिवार चलाना सबके लिए आवश्यक है। तो क्या कोई ऐसी योजना हो सकती है जिसमें विन विन सिचुएशन हो? और जब इस पर मेरी चर्चा हुई और उस चर्चा में आदरणीय प्रणव जी ने कहा कि हम इस देश में पेड सोशल वर्कर का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, एक ऐसी योजना निरामय हेल्थ इंश्योरेंस, जिसे टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप ने इस देश की सर्वश्रेष्ठ सोशल इम्पैक्ट स्कीम का अवार्ड भी दिया, लेकिन ये सुदूर प्रांतों तक नहीं पहुंच पाई है। बहुत कम लोग इसमें पंजीबद्ध हुए हैं और ये इतनी अच्छी योजना है जिसमें मात्र 250 और 500 रुपए में वो इंश्योरेंस मिल रहा है जो कोई इंश्योरेंस कंपनी नहीं देती है। इसका इंश्योरेंस हमारे पेरेंट्स को हैंड होल्डिंग करने के लिए हमारे हितार्थ सहायक करें, उनको इंश्योरेंस करने के लिए, एनरोलमेंट करने के लिए, रिन्यूअल करने के लिए हम इंसेंटिव दें। साथ ही पेरेंट्स क्लेम नहीं कर पाता, ये रिएम्बर्समेंट स्कीम है, तो उस क्लेम को करने के लिए भी उसे सहयोग प्रदान करें और उस जो हुए उसमें से 50% हमारे हितार्थ ने, 50%। मैं अगर क्लेम की बात करूं तो 24-25 में क्लेम जो पास हुआ था वो 13 करोड़ का हुआ था। लास्ट ईयर का जो क्लेम अमाउंट है जो नेशनल ट्रस्ट ने पे किया है दैट इज 20 करोड़, यानी लगभग 7 करोड़ रुपए का क्लेम एडिशनल आप लोग हितार्थ सहायक की मदद से इस देश के दिव्यांगजनों को और उनको मिला। मैं बहुत ही सम्मान के साथ हमारे मध्य प्रदेश के राज्य आयुक्त डॉक्टर अजय खेमरिया जी हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। मैं चाहूंगा करतल ध्वनि से डॉक्टर अजय खेमरिया जी का हम स्वागत, वंदन, अभिनंदन। प्लीज प्लीज।
एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा पहले कि हम डॉक्टर अजय खेवरिया जी का स्वागत मैं करना चाहूंगा, प्लीज। ये तो पूरे दिन ही चलेगा, आज का दिन इसीलिए ना समझ। तो ये इतना बड़ा चेंज इस कंट्री में लास्ट 1 ईयर में अगर आया है तो ये हमारे अमेरिका से वॉइस ऑफ सेल्फ के संस्थापक भाई प्रणव देसाई जी की उस सकारात्मक सोच जो अमेरिका में दिव्यांगजनों के लिए लोगों से फंड रेज करके इस देश के दिव्यांगों के लिए लगातार विभिन्न कार्यक्रमों के लिए भेज रहे हैं। आज हम पूरे दिन हमारे 3 टेक्निकल सेशन होंगे। पहले टेक्निकल सेशन में हम निरामय योजना पे बात करेंगे, उसमें क्लेम मिलने में क्या क्या हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्या कारणों से क्लेम रिजेक्ट होते हैं, वो सब आपको हम बताएंगे। हमारा सेकंड सेशन जो टेक्निकल सेशन होगा वो हितार्थ स्कीम में न केवल आप बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि अब आप चूंकि जितने हितार्थ सहायक यहाँ मौजूद हैं, हम 140 लोग इस 140 करोड़ की जनसंख्या में बहुत कम है, यानी एक आदमी पे 1-1 करोड़ लोगों का भाग है। हमको इस संख्या को बढ़ाना है। प्रणव जी का टारगेट है इस साल के अगले जब हम राष्ट्रीय अधिवेशन में मिले तो 1000 हितार्थ सहायक हो। उन्होंने मुझे कहा कि बजट की कोई चिंता मत करिएगा, हमारे पास बहुत बजट है, हम सारे लोगों को पैसा दे सकते हैं। पिछले साल 1 करोड़ 30 लाख रुपया एज एन इंसेंटिव हमारे हितार्थ सहायक को मिला है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि 1 करोड़ 30 लाख रुपया अगर एज एन इंसेंटिव हमें मिलता है, ये एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का साधन भी है। मैं आप सबसे चाहूंगा कि अपने अपने क्षेत्र में आप सब जब यहाँ से जाएंगे तो यू विल बिकम ए मास्टर ट्रेनर, और आपको और भी लोगों को इसके लिए तैयार करना है, चाहे वो पेरेंट्स हों चाहे वो सिबलिंग्स हों, उन सबको इस योजना के लिए हमें तैयार करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक निरामय हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम का बेनिफिट मिले। हमारे राज्य आयुक्त 4 राज्यों के यहाँ उपस्थित हैं। मैं आज उनसे भी आह्वान करना चाहूँगा कि वो अपने अपने राज्यों में क्या हम ये प्रयास हो कि राज्य सरकार अगर इसका प्रीमियम देने लगे या कुछ पार्ट भी वो देने लगे और उनके राज्य के सारे बच्चे, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, गुजरात अभी हम लोग बात कर रहे थे और दोनों ने सर ने मुझे कहा है कि हम लोग करेंगे, हमारे जमीर जी ने मुझे कहा है, और मध्य प्रदेश राज्य आयुक्त तो बहुत ही एक्टिव है, मैं जानता हूँ। और निश्चित रूप से अभी हमारी जो मध्य प्रदेश की एक कमेटी की बैठक भी हुई थी, उसमें भी हम लोगों ने इस प्रस्ताव को रखा है कि राज्य सरकार निरामय का पूरा प्रीमियम अगर पे करती है तो हमारे हितार्थ उन पेरेंट्स का हैंड होल्डिंग करेंगे, उन तक वो कार्ड पहुंचाएंगे, उनके इंश्योरेंस के क्लेम को सेटल कराएंगे। तो इस देश में अगर 2011 के डेटा की बात करें तो 85 लाख बौद्धिक दिव्यांग नेशनल ट्रस्ट डिसेबिलिटी के थे। अभी अगर मैं यूडीआईडी डेटा की बात करता हूं तो एज ऑफ नाउ टोटल पूरे देश में 1 करोड़ 31 लाख यूडीआईडी कार्ड बने हैं, उसमें से लगभग 23 लाख नेशनल डिसेबिलिटी की। लेकिन उन 23 लाख में कवरेज कितना है? सिर्फ 71,000। ये बहुत छोटा नंबर है, हमें बहुत लंबा रास्ता तय करना है और हितार्थ योजना का पर्पस भी यही है। हमारे पास बहुत बड़ा ग्राउंड खाली पड़ा हुआ है, आप लोगों के पास बहुत पोटेंशियल है। यहाँ कई हितार्थ है जिनका भी हम सम्मान करेंगे, जिन्होंने लास्ट ईयर 1 लाख रुपए से ऊपर एज एन इंसेंटिव प्राप्त किया है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि देने का भाव है, एक विन विन सिचुएशन है, और आप सब लोग अगर इस पे काम करेंगे तो वह दिन दूर नहीं जब हम कम से कम 10 लाख ऐसे दिव्यांगजनों तक पहुंचकर उनको इस स्कीम में एनरोल करेंगे और उन तक इस स्कीम का बेनिफिट हम पहुंचा पाएंगे। प्रणव देसाई भाई का मैं बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि वहां बैठकर वो इतना सोचते हैं
ये बहुत चूंकि वो खुद पर्सन विद डिसेबिलिटीज है, उस भाव को समझते हैं कि कैसे वो एक बहुत बड़ी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट है, और उस जगह पे रहकर इस भाव को रखना और वहाँ पे फंड रेज करना और उस फंड रेज करके ऐसे लोगों के लिए यहाँ हिंदुस्तान में भेजना, ये निश्चित रूप से हम सब लोगों का सौभाग्य है कि वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंत में मैं आप सब से आज यही कहूँगा कि आपकी जितनी क्वेरीज हो, आपके जितने सवाल हो, जब हम ओपन सेशन करेंगे लास्ट, सारे सवालों को पूछिएगा, आपके सब सवालों को जवाब देने का प्रयास करेंगे। आज प्रणव भाई अभी अपनी स्पीच में बताएंगे वो कुछ और भी योजनाएं आप लोगों की वो और कैसे फाइनेंशियली मजबूत किया जाए, उनकी वॉइस ऑफ सेफ की कुछ और योजनाएं उस पर भी प्रकाश डालेंगे। मैं बस इन 4 पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा कि नए हौसले नई उम्मीद के साथ कश्ती को फिर से समंदर में हो जाए। हमसे कोई बच तो नहीं सकता दोस्तों, पर अब कोई आदमी बेमौत न मारा जाए, अब कोई आदमी बेमौत न मारा जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय पंकज मारू साहब। निश्चित ही आपकी यह मार्गदर्शन ऊर्जादायक हम सभी हितार्थ सहायकों के लिए प्रेरणादायक है, और निश्चित ही आपकी इन पंक्तियों के साथ सभी हमारे हितार्थ सहायक खड़े उतरेंगे। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा अगले उद्बोधन के लिए। अतिथि उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ दिव्यांगजन आयुक्त श्री तोंगपाल एल जमीर साहब, नागालैंड राज्य दिव्यांगजन आयुक्त। कृपया आप आएँ और सभी को संबोधित करें। Thank you, Chairperson, for giving me this time. I'd like to request you to excuse me. हम हिंदी इतना अच्छा से नहीं आता, तो I'll be addressing more in English. So kindly excuse me for that. I am invited as a guest of honor in this program, but in fact, I'm more honored to be standing here in this stage and to give the address. Respected Dr. Pankaj Maruji, the founder, SNEH, and also the president of our NCPO. Dr. Ajay Kumaraya, State Commissioner for Persons with Disabilities, Madhya Pradesh. Professor Himanshu Shikhaja, State Commissioner for Persons with Disabilities, Uttar Pradesh. Shri V.J. Rajput, IAS, State Commissioner for Persons with Disabilities, Gujarat. Shri Pranav Desai, the founder of WhatsApp, who is from America. We can see his face in the screen also. And our 2 dear past presidents, Pranam Kotanji and our Commander Bijoji. First of all, I bring greetings from the state of Nagaland and also from the state of Arunachal. We have 1 participant from Arunachal also, and also from the Northeast. As the name suggests, Parivar is a family to me. Ever since I joined Parivar, or I have been a part of Parivar, it has been my rock and my foundation while working with persons with disabilities. I have been part of a lot of organizations. When they come have program, they'll say a lot of good things. But after the program gets over, maybe after a few days, when we call them, they hardly receive the calls. But my experience here in Parivar is especially our 2 past presidents and our current president. Any time that we call them, they are always there to receive the call. Even if they miss the call, they'll always make sure that they call back. And that's how we, whenever we have doubts and things to be clarified, they are always there. Therefore, I would like all the Parivar members and also our
three presidents. Nagaland is a small state, and Nagaland Parents Association for the Disabled, in short we call it as NAPA, is spearheading the implementation of this HITAR SIAM or HITAR scheme. Okay. The problem faced by our state is, even before we start doing for HITAR scheme, the PWDs who are eligible to do that, they don't have this Niyamaya card. Alright, none of them have Niyamaya card. So NABARD actually does two work, 01. So what we do is we first do the registration for Niyamaya. So Niyamaya card, it takes about a month to have the number. Only then they can able to do the HITAR scheme. But currently, I think we have registered a little more than 100 Niyamaya cards, and gradually we are registering for the HITAR scheme also. Now, the Nagaland Parents Association is collaborating with the Commissioner for Persons with Disabilities in Nagaland. So my office and then what is doing that, what we are targeting is right after this convention, when we go back, we'll kickstart off again, okay? And we'll be appointing more HITAR side from all the districts. We have 16 districts, right? So from each district we'll be appointing HITAR side, and that's how we are planning to implement this particular scheme. Just a last word. I always keep this mantra in my life. When you push someone to the top of the mountain, remember you're also getting near to the top. So I urge all of us to help each other, to push each other so that we will reach our goal. Thank you. धन्यवाद माननीय आयोग। जिन्होंने दिव्यांग शक्ति समर्पित भाव से कार्य कर समाज को नई दिशा दी, ऐसे हमारे डॉक्टर हेमरिया जी, दिव्यांगजन आयोग मध्य प्रदेश, अपना आशीर्वाद, अपना मार्गदर्शन हमें प्रदान करें। संस्था के इस पवित्र सभागार में उपस्थित आदरणीय डॉक्टर पंकज मारू जी, समादरणीय प्रोफेसर झा, समादरणीय गुजरात कमिश्नर, समादरणीय कमिश्नर नागालैंड, आदरणीय देसाई जी, हितार्थ के इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। इसके लिए मैं आदरणीय मारू साहब का स्पेशल विशेष तौर पर धन्यवाद दूंगा। आपके माध्यम से मुझे लगता है ईश्वर की उस रचना की सेवा करने का आपको अवसर मिल रहा है, जिसके लिए ईश्वर ने केवल आपको चुना है। मारू साहब का जो कमिटमेंट है, जो वचनबद्धता है दिव्यांगता के क्षेत्र में, वह मध्य प्रदेश भर के लिए एक बड़ा गौरव भी है। उनकी विशेषज्ञता का फायदा नीति निर्माण में भी
और वेलफेयर में भी, और मुझे लगता है जितने भी क्रियान्वयन के सेक्टर हैं उन सब में देश भर को मिलता रहा है। और मैं अक्सर उनसे मार्गदर्शन भी लेता रहता हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो एक बड़े भाई की तरह मेरे लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। अभी कुछ डेटा वो आपके मध्य साझा कर रहे थे, ये वास्तव में मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर इसे देखेंगे तो और भी खराब शब्द का मैं उपयोग कर रहा हूँ, वो अनुभव हमको उस डेटा के माध्यम से मिलता है। मध्य प्रदेश के आयुक्त होने के बावजूद, आयुक्त होने से पहले और उसके बाद भी मैं एक मूलतः पत्रकार हूँ, इसलिए मैं इस बात को इस मंच से भी कहना चाहता हूँ कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण के क्षेत्र में संस्थागत और गैर संस्थागत तौर पर इतने प्रयास होने के बावजूद मुझे लगता है कि प्रयासों की ये बस शुरुआत मात्र है। अभी एक दिन मैं पूरा डेटा देख रहा था फाइनेंशियल, तो मुझे लगता है कि सबसे कमजोर और सबसे लास्ट पंक्ति में अगर कोई खड़ा है सरकारों के प्राथमिकता में, तो वही वर्ग है जिसके लिए हम और आप मिलकर के काम करने का प्रयास करते हैं। बात समाज में धन की भी नहीं है। मारू साहब बता रहे थे कोई व्यक्ति अमेरिका से बैठ करके यहाँ की चिंता कर रहा है, तो बात धन की नहीं, बात हमारे मन की है, संवेदनशीलता की है, जो नीतियों का निर्माण करते हैं और जिनके कंधों पर नीतियों के क्रियान्वयन का दायित्व है, उनके पहले उसे हम आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है 6 महीने में कि सबसे पहला ट्रेनिंग कैंप इस देश के अंदर, इस सिस्टम के अंदर उस स्टेक होल्डर्स का होना चाहिए जो की पोस्ट पर बैठे हुए। बड़ा अजीब लगता है जब हम कोई प्रपोजल लेकर के जाते हैं। कल ही मैं माननीय हाईकोर्ट के कार्यक्रम में था जिसमें एक्टिंग चीफ जस्टिस और 2 और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मिलॉट थे, स्टेट लीगल अथॉरिटी के भी लोग थे, बड़े सब लोग, और मध्य प्रदेश भर में उस कार्यक्रम को देखा गया। वहाँ उनसे बात जब अनौपचारिक रूप से बैठना हुआ तो वही बातें थी जो मैं बात आपसे सार्वजनिक तौर पर कर रहा हूँ। तो जो संकोच का भाव है उसे सबसे पहले छोड़ने की आवश्यकता नीति बनाने वाले लोगों की है। दिव्यांग आज भी राजनीतिक प्राथमिकता का हिस्सा नहीं है, दिव्यांग आज भी प्रशासनिक प्राथमिकता का हिस्सा नहीं है। और ये क्यों नहीं है, उसका कारण मुझे ऐसा लगता है कि ये एक तरह की संगठित आवाज़ दूसरे प्रेशर ग्रुप्स की तरह इसकी सुनाई नहीं देती है। अब 7 प्रकार की दिव्यांगताएं थीं, तब दिव्यांग लोगों का आंकड़ा क्या था ये आपको पता है। सरकार ने एक बड़ा काम किया, 21 तरह का इसका स्पान बड़ा कर दिया, तब इसका डेटा मुझे लगता है 4 गुना ज़्यादा हो गया होगा। लेकिन संख्या बढ़ाने भर से, कानून बनाने भर से उस समाज का सशक्तिकरण नहीं हो सकता जिसके लिए कानून बनाया गया है। और मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं कि सरकारें 100 साल आगे भी अपने ही बनाए कानून के साथ न्याय नहीं कर पाएंगी। न्याय करने के लिए हम सबको एक साथ मिलकर के काम करना पड़ेगा, और ऐसे काम करने का जो स्नेह जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, पंकज मारू साहब जैसे, मैं उनको एक्टिविस्ट तो नहीं कहता, कैटलिस्ट कहता हूँ, हम सब लोगों करके दबाव बनाना पड़ेगा। हम सबको उन सभी आवाज आनी पड़ेगी। अभी हमको संकोच छोड़ना पड़ेगा अच्छे या बुरे कि मेरी बात कहने का, इसको अच्छा
रहा है कि लग रहा है, ये संकोच छोड़ करके हम सभी दिव्यांगता के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को ये लोग छोड़ करके बेबाकी से अपनी बात कहने की शुरुआत करनी पड़ेगी। कल मैंने माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी यही बात रखी थी। मैं आज हमारे देश के गुजरात और उत्तर प्रदेश नागालैंड के कमिश्नर्स बैठे हैं, मैं आपके सामने भी इस बात को कह रहा हूँ। मैं भोपाल में भी अक्सर इसी बात को कहता हूँ, आप सब साथ आइए, हम सब तेज आवाज़ में बोलेंगे, तब हमारी आवाज़ ऊपर बैठे हुए लोगों को सुनाई देगी। वरना बड़ी बड़ी घोषणाएं होंगी, घोषणा होने के साथ उनका उतने से ज़्यादा बजट में प्रचार होगा, और जिन लक्षित वर्ग के लिए ये सब आयोजना है, वो आज भी जब मैं चौराहे पर देखता हूँ कि कोई घिसटता हुआ दिव्यांग 600 रुपये की पेंशन के लिए हमारे मध्य प्रदेश के डीएम के दफ्तरों में लाइन लगा करके खड़े हैं, ये बड़ी विडंबना और ये संवेदना की कमी का ही नमूना है, मैं ये कहता हूँ। और मैं इस बात को कह रहा हूँ, बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि अभी भी इस RPWD एक्ट पर नीचे लोग जानते नहीं हैं साहब। कई डीएम से बात करते हैं तो वो कहते हैं इसमें क्या है, कई बड़े इसी विभाग के अफसरों से बात करते हैं तो उन्होंने आज तक खोल के नहीं देखा कि वो RPWD एक्ट में कितने सेक्शन हैं, कितने प्रारूप हैं, मध्य प्रदेश के नियम क्या कहते हैं। ये कई चिट्ठियों का जवाब ऐसे लिख करके आ जाता है जैसे कि हमने चिट्ठी लिख के कोई अपराध कर दिया हो। तो बड़ा लंबा सफर तय करना है। हम पहले बाल अधिकारों क्षेत्र में काम करते थे, वहाँ भी यही स्थिति थी, लेकिन अब धीरे धीरे वहाँ स्थिति बदल रही है। महिलाओं के अधिकारों में शुरुआत में ऐसे ही समस्या रही होगी, तो मैं मानता हूँ कि ये सब अवस्था में हैं अभी दिव्यांगजनों के अधिकार। जब ये परिपक्व होंगे हम सब के सहयोग से, तो मुझे लगता है कि देश भर में दिव्यांगता के क्षेत्र में हम कह सकेंगे कि अब हम वास्तव में लोक कल्याणकारी राज्य से जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स हैं। हम सब मिलकर के इसने जैसे संगठनों का साथ लेकर के हमारे कमिश्नर्स की जो व्यवस्था है देश भर की, वो सब कलेक्टिव होकर, और हम सब के अलावा आप सब जो देश भर से का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, वो सब परिवार जैसे ऑर्गेनाइजेशन मिल करके हम बेखौफ होकर के अपनी बात को कहना शुरू करेंगे। तब मध्य प्रदेश और देश वास्तविक अर्थों में दिव्यांगजनों के लिए सुगम हो पाएगा। आपने मुझे बुलाया, आपके हर आदेश का, आपके हर सलाह का मध्य प्रदेश दिव्यांगजन आयुक्त कार्यालय में 24 घंटे स्वागत है। हम बेखौफ होकर के लिखेंगे, चलेंगे, करेंगे, और परिणाम हमको पता है। हमारी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, हमारा परिणाम सिर्फ इतना है कि जिस वर्ग के लिए हम हैं उस वर्ग के साथ न्याय करने का प्रयास करेंगे, तो वही ईश्वर की सच्ची साधना होगी। इसके अलावा कोई नहीं है। बहुत धन्यवाद माननीय आयुक्त महोदय। निश्चित ही के क्षेत्र में और दिव्यांगजनों को अगर करना है, तो जो बात हमारे आयुक्त महोदय ने हम सबके सामने व्यक्त की, निश्चित ही हमें नियम 16 जो हमारे का रूप है, उसे हमें पढ़ना है, समझना है, आत्मसात करना है। हमारे अधिकारियों को भी इन सब बातों से हमें दिव्यांगजनों की योजनाओं को धरातल पर उतारना है। मैं अब अगले उद्बोधन के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा समावेशी समाज के निर्माण और दिव्यांगजनों के अधिकार सशक्तिकरण के लिए समर्पित संवेदनशील नेतृत्व सेवा भाव के प्रतीक उत्तर प्रदेश के माननीय आयुक्त महोदय प्रोफेसर हिमांशु शेखर जान, कृपया पधारें, हम सबको मार्गदर्शन प्रदान करें। संस्था के सभागार में किताब साहिब राष्ट्रीय अधिवेशन के अवसर पर देश के
विभिन्न राज्यों के जो हमारे राज्य आयुक्त, विशेष रूप से मिस्टर राजपूत जो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं, और गुजरात राज्य के राज्य आयुक्त हैं, नागालैंड के राज्य आयुक्त, मध्य प्रदेश के जनप्रिय राज्य आयुक्त और परिवार संस्था के जो फाउंडर प्रेसिडेंट हैं और इस संस्था के जो फाउंडर हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस कार्यक्रम में जो लीड भूमिका है वो हमारे प्रणव भाई देसाई जी जो अमेरिका में स्थित हैं और देश की चिंता हम सभी लोगों से कहीं ज़्यादा करते हैं और ख़ासतौर से दिव्यांगता के क्षेत्र में बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं। हम सभी उनसे प्रेरित होते हैं। आज इस कार्यक्रम में जैसा कि फोल्डर जो अभी वितरित हुआ उसमें हम विषय में सब प्रतिभागी समझता हूँ कि मुझे स्वयं भी बहुत ताजुब है कि 2012 में ये नया स्कीम नेशनल ट्रस्ट के द्वारा लागू की गई और 2026 में आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। हम सभी के लिए बड़ा अच्छा है कि इतनी योजना लोकप्रिय क्यों नहीं होता, और विशेष रूप से जब स्कीम बहुत दिव्यांगता, मल्टीपल डिसेबिलिटी और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से जो हमारे दिव्यांग साथी उनको करके बनाई गई, क्योंकि डिसेबिलिटीज की संख्या जैसा कमेरिया साहब भी चर्चा कर रहे थे कि 2016 का एक्ट 7 से बढ़कर के हो जाना, जितनी भी कैटेगरीज दिव्यांगता की हो, सबसे एक ऐसी कैटेगरी है जिनको बहुत ज्यादा केयर की आवश्यकता है और हम सभी लोगों को इसमें बहुत संवेदनशील होकर के कार्य करने की आवश्यकता है। तो ये जो हमारे प्रणव भाई देसाई हैं, इनकी जो ये सोच है कि इस स्कीम को कारगर बनाने के लिए जो हमारे सोशल वर्कर्स हैं, जिनको हम हितार्थ सहायक की संज्ञा देते हैं, इनको मोटिवेट किया जाए। और मोटिवेट करने के लिए आवश्यक ये भी है कि आज के भौतिक युग में कुछ उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मिले, और इस पर कार्य हो रहा है और इस पर यथेष्ट रूप से प्रकाश हमारे मारू साहब ने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में किया। मेरा अपना मानना है कि हम लोग जो पिछड़ रहे हैं वो उसकी आवश्यकता इस चीज की है कि किस तरीके से हम सब लोग मिलकर के एक समन्वित प्रयास करें। और उसमें आज ही मैंने मारू साहब से कहा कि अब हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में भी थोड़ा सा एक जो चेंज ऑफ डिपार्टमेंट में चेंज ऑफ लीडरशिप थी वो भी हो गई है, और मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा और हम लोग एक इस पर मिल करके कार्य करेंगे। एक प्रेजेंटेशन भी सरकार के समक्ष मारू साहब का कराएंगे। और उत्तर प्रदेश निश्चित रूप से देश का बड़ा राज्य है और दिव्यांगों की संख्या भी बड़ी संख्या है हमारे यहाँ निवासित है। तो ऐसे में हम एक MOU के माध्यम से इस स्कीम को पॉपुलराइज करेंगे और जो हितार्थ सहायक हैं, क्योंकि जो परिवार संस्था है उसकी भी जड़ें मारू साहब के लिए इस क्षेत्र में काम करना इसलिए भी आसान है क्योंकि वो राष्ट्रीय स्तर पर परिवार संस्था को लीड करते हैं और परिवार संस्था के माध्यम से ये जो हितार्थ सहायक हैं इनको भी मोटिवेट करने का काम करते हैं। तो हमारे प्रदेश में भी हम इनको एक आमंत्रित करते हैं कि वो आए और एक प्रेजेंटेशन करें, हम भी इससे जुड़े और इसकी एक हम लोग एक ड्राफ्ट तैयार करें कि किस तरीके से हम अपने कार्य को अंजाम देंगे और किस तरीके से इसको लोकप्रिय बनाएंगे ताकि इसका दिव्यांग साथियों को लाभ मिले। जैसे हमारे यहाँ भी एक स्कीम है, विशेष रूप से जो 3 से 6 वर्ष के जो हमारे हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं, उनको जब हम कॉक्लियर इम्प्लांट करते हैं तो उसमें भी हमको स्पीच थेरेपी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे जो रिहेबिलिटेशन थेरेपी और इस तरह की जो बातें हो रही है, तो जब ये थेरेपीज के लिए हम सरकार की स्कीम है तो उसमें
जो हम 6.5 लाख रुपए का सरकार की तरफ से खर्च करते हैं और उसमें रिजल्ट भी बेस्ड ओरिएंटेड होते हैं, उस पर की थेरेपी कितनी अच्छी हो रही है, तो इसमें निश्चित रूप से इसको हम जोड़ करके देख सकते हैं और इस तरफ हम लोग प्रयास करेंगे। और जो हितार सहायक हैं संख्या हमारे यहाँ बहुत हतोत्साहित करने वाली है इस दिशा में। अनुज मारू साहब, मैं आश्वस्त करता हूँ कि निश्चित रूप से ये हमारे लिए एक चुनौती होगी और राजपूत साहब और हम लोग और जितने भी विभिन्न राज्यों के हम आयुक्तगण हैं, ये सब मिलकर के इस दिशा में काम करेंगे और ये बहुत अच्छी स्कीम है। ये हम लोग के लिए निश्चित बहुत चिंतनीय विषय है कि अभी तक तो नहीं कोई सक्सेसफुल हो पाई और ये सुखद जरूर है कि प्रणब भाई देसाई अमेरिका से बैठ करके इसकी चिंता कर रहे हैं और फंड्स जनरेट कर रहे हैं, तो मैं बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि हम सभी लोग प्लेटफॉर्म को उन्होंने एकत्रित किया है। मारू साहब जैसे व्यक्ति को इससे जुड़ा है, तो हम लोग नए उत्साह के साथ इससे जुड़ेंगे और जो खामियां जो कमियां हमारे स्तर पे रह गई हैं उनसे उबर करके इसका एक रोड मैप तैयार करके इसमें हम बड़े तत्चित होकर के कार्य करेंगे और सफलता जरूर हमें मिलेगी और इस दिशा में हम सफल होंगे। इसी बात देगा। धन्यवाद माननीय आयुक्त महोदय। अब मैं इस कार्यक्रम के आज के हमारे अतिथि को इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित करना चाहूंगा। जहां प्रेरणा, संकल्प और सेवा का संगम होता है, वहीं सशक्त समाज का निर्माण होता है। दिव्यांगजनों के अधिकारों, सम्मान, आत्मनिर्भरता के लिए निरंतर कार्यरत गुजरात राज्य के आयुक्त IAS विजय राजपूत जी, कृपया आप सबको अपना मार्गदर्शन प्रदान करें, सभी को संबोधित करें। आप सभी को मेरा नमस्कार, शुभ प्रभात। आज स्नेह के प्रांगण में हम लोग जो एकत्रित हुए हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए अथक है और बहुत समय से जिसका प्लान आयोजित रहा होगा, ऐसे पंकज बालू जी हमारे यजमान और हम सबके मार्गदर्शक, और इस प्रसंग में MP के आयुक्त अजय खेमरिया जी, हमारे परम मित्र UP के आयुक्त हिमांशु शेखर जी, नागालैंड के आयुक्त श्रीरंग बिजू जी, और आप मेरे हम लोगों से फिर भी हमारे एकदम पास प्रणब भाई देसाई जी और सभी साहब, पेरेंट्स और जो इससे जुड़े हुए हैं इस संस्था के साथ, उन सभी का अपने विचार व्यक्त करते मुझे अत्यंत आनंद हो रहा है। हम लोगों को अपने गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया है, लेकिन मैं बेसिकली हम तो सीखने आए हैं आप लोगों से कुछ। इतनी अच्छी स्कीम है और उसको हमारे स्टेट में हम किस तरह अच्छी तरह इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मुझे लगता है शायद पहली बार ऐसा होगा आपके प्रोग्राम में। तो ये अच्छी शुरुआत है। हम लोग हमारा जो फंक्शन है RPW एक्ट को इम्प्लीमेंट कराना है हमारे स्टेट में, तो हम लोग बहुत सक्रिय भूमिका हम प्ले कर सकते हैं। तो डायरेक्ट स्कीम्स के लिए अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं जो इम्प्लीमेंट करते हैं दिव्यांगजनों के लिए, लेकिन हमारा ये रोल है क्योंकि हमें देखना है कुछ चीजें आउटडोर पे जाके करनी पड़ती है, बहुत प्रोटोटाइप फ्रेमवर्क में रहेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है,
मैं मेरा एग्जाम्पल देता हूँ। जब मैंने एक और किया था तो मेरे पास में हार्डली 30-40 केस आता था। 30-40 केस के लिए सीनियर आईएएस ऑफिसर का रहना, और मेरे से पहले बहुत सीनियर ऑफिसर रह चुके हैं, एसीएस रैंक के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह के। लेकिन कोई क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या रीजन है? तो बोला सर वो ये कोरोना वगैरह था तो लोग आते नहीं है। कोरोना तो पूरा हो गया, काफी समय उस बात को। तो फिर हमने स्कीम बनाई, हम लोगों के पास जाएंगे। आपको पता है डिसेबिलिटी वाले लोगों को बहुत दिक्कत होती है। आपको ब्लाइंड आना है हमारे वहाँ, तो इतना बड़ा स्टेट है। मेरे एक्सट्रीम जो है, तो एक है कच्छ भुज और एक है वलसाड़, और इसमें इधर देखेंगे तो दाहोद है, एमपी के बॉर्डर लगे होगा। तो उसको बेचारे को दिन पहले निकलना पड़ेगा, स्कूल के साथ आएगा, कहाँ रहेगा, इतनी समस्याएं हैं। हमने बोला हम आपके वहाँ डिस्ट्रिक्ट में आएंगे। डिस्ट्रिक्ट में तो हर एक को जाता है। अच्छा रिस्पॉन्स मिला, मतलब पहला जो था वो अच्छा नहीं रहा, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। हमने जो हमने भूलें की थी, मिस्टेक्स की थी, वो रेक्टिफाई करते गए। नेक्स्ट मीटिंग में जो मोबाइल कोड की, मोबाइल कोड में संस्था से मुलाकात करते थे, जैसे जो अच्छी संस्था काम कर रही है उससे हम सीखते थे, समझते थे उनके क्या क्या प्रश्न हैं। हाँ, तो इसको ये विवेक कभी हमारी मीटिंग होती है सीएम के साथ, डिस्ट्रिक्ट के साथ, तो वो काम होता है। क्योंकि देखिए आप लोग वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, हमारे लिए इजी है सीएम को बात करना, मिलना, हमारे मिनिस्टर को ब्रीफ करना कि आपके क्या क्या समस्याएं हैं। तो हमारे लिए तो बहुत इजी है। तो जब तक हमको आपको पता नहीं होगा आपके क्या समस्या है, हम बता नहीं पाएंगे उनको। तो ये मुझे लर्निंग की तरह मैंने लिया। मोबाइल फोन में जाता था तो जितने भी संस्था होती थी उनसे मुलाकात करते थे, एनजीओ को बुला के उनको पूछते थे कि भाई आपको प्रॉब्लम बताइए, कहाँ हम आपको हेल्प कर सकते हैं। हमने फिर कुछ फीचर ऐड ऑन करते गए, मेडिकल कैंप भी साथ में करवा दिया, मोबाइल कोड साथ में, मेडिकल कैंप साथ में। दिव्यांगजन आते थे तो लंच के बाद उनको मिलता ही नहीं था, तो हमने लंच अरेंज करवा दिया कि भाई कोई बाहर मत जाना, आप आए हो, लंच आपको यही मिल जाएगा। फिर लंच के बाद पहले तो पूछते फर्स्ट आपने के हिसाब से चलती थी प्रोग्रामिंग वगैरह। कभी सेकंड काम में भी हम लोग प्रोग्रामिंग चलते थे। फिर हमने डिफाइन करा कि स्कीम्स क्या है, जो हम कौन सी ऐसी बेनिफिट से इमीडिएटली दे सकते हैं, तो वो सब चालू करवाया। वो बुलाते थे, जैसे गुजरात में हम लोगों ने बहुत कोशिश की। सबसे बड़ा इशू है, सबसे बड़ा प्रश्न जो है वो एम्प्लॉयमेंट का है, और बहुत विकट है। तो ये भी लिमिटेशन है कि सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती है, और ये भी है सबको सरकारी नौकरी ही चाहिए। तो पहले हमने यही कोशिश की, तो सरकारी नौकरी में हम जितना हो सकता है कोशिश करते हैं। एडवर्टाइज वगैरह आती थी, कुछ होती, पर वो कोई मंडी नहीं हो पा रही थी इसकी। तो फर्स्ट टाइम एक जॉब मुझे मिला। मेरे एसीएस ने मतलब बहुत कोशिश की, पर वो हम इसमें आपको पता है सरकार में तीन तरह की संस्था है। एक कोर गवर्नमेंट, एक है गवर्नमेंट फंडेड, ठीक है, गवर्नमेंट संस्था है, और एक है मतलब जो सेल लोकल सेल गवर्नमेंट वगैरह है, ठीक है, जैसे कोई कंपनी हो गई या कॉर्पोरेशन वगैरह है। तो तीनों संस्थाओं में बहुत सारी संस्था ऐसी थी जहाँ उसका रजिस्टर मेंटेन नहीं किया था। तो आइडेंटिफाई करना आपको कितनी वैकेंसी है और के हिसाब से वो पॉसिबल ही नहीं था। एक्सरसाइज की कुछ रिजल्ट नहीं मिला, चीफ सेक्रेटरी मीटिंग बुलाई तो बोलता है सर ये तो है ही नहीं, हमारे रजिस्टर रजिस्टर बनाना है, पुरानी ब्लैंकेट से बनाए हैं, वो तो बहुत टाइम लगेगा, 1 साल 2 साल पता नहीं। लेकिन हमारा कमिटमेंट था कि हमें काम करना है। आपको पता है कैरेक्ट अप्रोच, स्टिक अप्रोच हमेशा काम नहीं होता है ना, प्रेम से समझाने बुझाने से। तो मैंने मेरे बॉस को बोला कि जब इनकी मीटिंग हो एसीएस की, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज की, उनको सिर्फ एक बात बता कि कमिश्नर के पास पेनल्टी के पावर्स है, वो पेनलाइज करेगा हम डिपार्टमेंट के लिए। क्योंकि हमको पॉसिबल नहीं ना सबको बता पाए, समझा पाए, एक तो समझा सकते हैं, और उनको क्या करेंगे रिपोर्ट
आपको रोस्टर रेशन मेंटेन करवाना है और फिगर हमको ला के देना है कि आपके डिपार्टमेंट में डायरेक्टर्स में कितनी वैकेंसी बाकी है। तो लेकिन मैंने क्या पे पेनल्टी के एंड ही विल इम्पोज पेनल्टी। फिर मेरे पास कंप्लेंट लेके बता कि भाई हमने इसको वेव करवा दीजिए, वेव। तो उन्होंने ओपन मीटिंग में सीएस के सामने बता दिया कि भाई इनके पास पेनल्टी पावर टाइम का आप नहीं दोगे इन्फॉर्मेशन फिर भी इम्पोज पेनल्टी। फिर मेरे पास कंप्लेंट लेके बता, तो उससे वो जो इम्पैक्ट हुआ है हमने उसको रजिस्टर किया केस, सुमोटो केस, जिसको साल लगेगा, 1 साल लगेगा, अपनी अपनी थियरी। तो स्ट्रिक्टली बोला कि तो भाई आपके घर में इलेक्शन होता है, पता है ना आपको, बहुत टाइम लिमिट में सब कुछ होता है, करना होता है। और वो प्रोसेस फिक्स कर दी कमीशन ने, हमको उसमें पूरा करना है सारी प्रोसेस फॉर्मेलिटी विद परफेक्शन। तो इसी तरह अपने घर का काम आपको तकलीफ हो रही है, तो आप बैच बनाएगी, एक बैच दिन में काम करेगी, दूसरा रात को करेगी। वो कैसे काम करना है वो आपका इशू है। हमें ये इन्फॉर्मेशन 15 दिन, महीने, 2 महीने चाहिए। तो ये कोशिश करने से वी कुड आइडेंटिफाई 21,144 पोस्ट दिव्यांगजन के लिए। गुजरात की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हमने इतनी बड़ी एक्सरसाइज की, उसका प्रोसेस शुरू करवाया और मुझे लगता है इट ऑन द वर्क ऑफ कंप्लीशन। शायद अभी जो जहां जगह नहीं भर पा रही वहां कुछ बाकी है, अदरवाइज वो प्रोसेस अभी पूरा होने के देगा ही, या मतलब 3-4-6 महीने में पूरा हो जाएगा। तो मतलब दिव्यांगजन आयोग का बहुत बड़ा रोल है। और आर्टिकल मूवमेंट के लिए तो अगर हमारा कमिटमेंट है कि हमें कुछ करना है, तो मेरा अनुभव ऐसा है कि वी कैन मेक ए लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट। हो सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है। और अच्छा कितना है, मैंने कोशिश की काम करने की। पेनल्टी लगाई बहुत अच्छी, सीनियर ऑफिसरों को, क्लास 1 क्लास 2 सबको पेनल्टी लगाई। एक डर होना चाहिए, प्रेम से काम नहीं होता है तो फिर डराना पड़ता है। मुझे लगता है आपके स्टेट में भी होगा, और देखिए इसको थोड़ा करने से इट विल मेक ए इम्पैक्ट। तो कुछ लोग होते हैं केस के इसमें हमारे पास आते हैं, और मेरी कोशिश ये रहती है कि बिल्ड ए सिस्टम। तो देखिए आज जो कल हमारा ट्रांसफर होगा और सिस्टम नहीं बनी होगी तो वो पूरा बैठ जाएगा। टेम्परेरी पे तो मैं कर पा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे जाने के बाद भी वही फील्ड में काम चलना है, वो तभी पॉसिबल है तब सिस्टम बन जाएगी। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन बैठा है सीट पे। ये जो डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों के इतने केस मेरे पास आए थे, फिर बड़ा इंटरेस्टिंग था कि मदर को पता है कि हमारा बच्चा अभी फर्स्ट सेकंड का लायक है। वो यूएस बोर्ड के हिसाब से वो उसको एडमिशन दे रहा था 9 एज के हिसाब से, 9th में 10th में, सॉरी जो उस केस के हिसाब से सेट होता था। तो ब्लैक डिपार्टमेंट को बहुत सारे केस आए थे, तो बोलते सर वो तो गवर्नमेंट इंडिया ने बनाया सॉफ्टवेयर, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हमने बोला कोई बात नहीं, दिल्ली वालों को बुलाते हैं जिसने सॉफ्टवेयर बनाया। अल्टीमेटली उन्होंने कहा सर हम सॉफ्टवेयर भले बनाया है, लेकिन सारे कमांड तो सेट को दे दिए हैं। अब उनको करना नहीं था, फिर डांटा उनको, वार्न किया, उन्होंने सेट कर दिया। तो इतना अच्छा है कि मेरे पास कोई डाउन वाले इस केस नहीं आते, ऐसे बहुत सारे केस हम इस तरह सॉल्व करते हैं। और सिस्टम बनने से फायदा ये होगा कि फिर वो इम्प्लीमेंट होना इजी हो जाता है। ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे पास उसके आते हैं सुपरमनी पोस्ट के, तो ऑन ड्यूटी टू एक्सीडेंट हो गया है, काम करने में कैपेबल नहीं है, लेकिन डिपार्टमेंट को पता ही नहीं है कि इस तरह पर्सनल डिसेबिलिटी को हाउ टू टैकल करना क्या है उसके लिए। और ऐसे मेरे पास कम से कम 15-20 के साथ हैं। तो मैंने कोशिश की है कि उसको हम एक सर्कुलर करवा दें गवर्नमेंट से, जिससे आने वाले केसेस बेसिस है वो खुद से हैंडल कर सके, हमारे पास इसको आने की जरूरत ही नहीं पड़े। टीचर्स के हैं, पुलिस के हैं, बहुत सारे केसेस आए इस तरह के। और रियलिटी है कि लोगों को पता ही नहीं है क्या है। एक पुलिस ऑफिसर आए थे हियरिंग में, तो सर मुझे तो पता ही नहीं है ये। तो मैंने बोला आपको ये तो पता है ना
ignorance of why is no excuse, तो हंसने लगे। तो ये मतलब है परिस्थिति, लेकिन अगर हमारा कमिटमेंट है और स्नेह जैसी संस्था के साथ मिलके अगर सरकार जैसे व्हाट्सएप के साथ हमने एक एमओयू किया है, हम इतना पुशअप नहीं कर पाए उसको, और भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कुछ कुछ प्रॉब्लम आते रहते हैं, कुछ यूनिक बॉस के साथ सेट होता है, बॉस चेंज हो जाता है, ऐसे प्रश्न आते हैं। लेकिन अगर हमारा कमिटमेंट है कि हमें इसमें आगे बढ़ना है, दिव्यांगजनों के लिए निरामय स्कीम इतनी अच्छी है कि आप समझ सकते हो कि भाई जिसको छोटे मोटे डे टू डे जाना है उसको डॉक्टर के पास में, और 1 लाख का सपोर्ट पूरे साल छोटी अमाउंट नहीं, और हम इसको यूटिलाइज कर पाएंगे तो 25 सरकार को चलते बाद 5 लाख करवा। लेकिन सरकार यही कहेगी भाई आप तो यूज नहीं करवा पा रहे हो, तो बढ़ाने की कह रहे हो, इसके लिए भी हमको इस पर ज्यादा काम करना पड़ेगा। सरकार को हमको बढ़ाना है, इसको 1 से 1.5 करवाना है, 2 लाख करवाना है, तो हम कह सकते हैं कि हम यूटिलाइज हो रहे हैं फंड, और हमारी रिक्वायरमेंट है 1 लाख से अभी हमारा काम नहीं चल पा रहा है, तो तभी पॉसिबल है कि जब हम उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर पाएंगे। बहुत सारी चीजें हैं, और बस मैं ये कहना चाहूंगा आपसे कि निरामय स्कीम में भी हम लोग जितना हो सकेगा जरूर कोशिश करेंगे इसको बढ़ाने के लिए, क्योंकि गुजरात वैसे भी मॉडल से है, हम कोशिश करेंगे इसमें भी हम मॉडल बने, इसमें भी हमारा काम बहुत अच्छा अपना लीड हो। लेकिन आपके जो पेरेंट्स के साथ आप डील करते हो, और डे टू डे आपको इतने प्रॉब्लम होंगे, गवर्नमेंट एजेंसी से आपका ये पेरेंट जाएंगे, यूडीआईडी से रिलेटेड है प्रश्न, आधार से रिलेटेड है, है, और उनको कोई प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे ऑथोरिटी, तो उसके लिए तो हमने बुला सकते हैं, तो पेनलाइज भी कर सकते हैं, उसका गवर्नमेंट में रिपोर्ट भी कर सकते हैं। क्या इंसिडेंट है, हम गवर्नमेंट में रिपोर्ट तो कर रहे हैं कि भाई ही तो सेंसिटिव टू दिस वल्नरेबल सेक्शन, ये हमेशा ले रखा है, पावर है जिसके हमारे पास में, उसका हम यूज करेंगे। आप ही उनके मतदाता तक ये पहुंचाए बात स्ट्रांगली कि भाई ये आपके राइट्स हैं, अभी आपको किसी का हाथ नहीं जोड़ना है, किसी को सरकार ने बोल दिया है कि आपको मिलना चाहिए सारा, ठीक है, ये रिटर्न कॉम्प्लेट में है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में। तो जहां भी आपके पेरेंट्स को लगता है कि इनका कुछ काम नहीं, बेस तक आप बढ़िया से डील करिए। हम तो गुजरात में मुझे पता नहीं था वहाँ भी पुलिस सिस्टम हम डिसिप्लिन को हम बनाते ही एविडेंस हमको लेना है, और अभी हम कोशिश कर रहे हैं परमानेंट सिस्टम जो सीसीटीवी में है उसका सिस्टम बनना है, जिससे किसी को हाँ ऑथोरिटी को बनाएंगे अपने, जिसने एप्लीकेंट है उसको बुला, उसको हमने बुला, तो कहने की भाषा रहेगा। मुझे लगता है शायद फर्स्ट हियरिंग मतलब 60-70% केसेस का फर्स्ट हियरिंग में प्रॉब्लम हो जाता है, और रेयर केस में सेकंड या थर्ड हियरिंग पर बात जाती है। तो इतना समरी सॉल्यूशन मुझे लगता है तो एक चांस मिला, बहुत सारी बातें हैं मिलते रहेंगे, और एक्सपीरियंस शेयर करने जाऊँ आप कोशिश करेंगे गुजरात में बहुत से आभार, थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद माननीय आयुक्त महोदय।
शिक्षा और रोजगार पर आपने अपने अनुभव को हम सभी के साथ साझा किया और किस प्रकार से आपने रोजगार के बहुत सारे अवसर और वैकेंसीज को आइडेंटिफाई करके दिव्यांगजनों को वहां तक पहुंचाने में सहयोग किया। निश्चित ही बहुत ही महान कार्य है ये। आज का हमारा जो ये राष्ट्रीय अधिवेशन है, हितार्थ सहायक राष्ट्रीय अधिवेशन, अब बारी है इस राष्ट्रीय अधिवेशन में लास्ट ईयर उत्कृष्ट कार्य करने वाले हमारे हितार्थ सहायकों के सम्मान पर मैं इसके पूर्व आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे परिवार के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल श्रीरंग बिजोड़ साहब, कृपया कमांडर श्रीरंग बिजोड़ साहब, कृपया आप आए, सबको संबोधित करें और साथ ही आउटस्टैंडिंग वर्क एज ए हितार्थ सहायक का आप अनाउंसमेंट करें। ओके, ओके, समझ आता हूँ। मैं आउटस्टैंडिंग वर्क के लिए सर्वप्रथम सम्मान के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा चंदन कुमार सिंह, कृपया आप मंच पर आए। मैं सभी अतिथि गणों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हितार्थ सहायक के रूप में उत्कृष्ट कार्य करने वाले श्री चंदन कुमार सिंह जी का आप प्रशंसी पत्र भेंट करें और उनका सम्मान कर थोड़ा सही कर सही आप सभी जोरदार तालियों से स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें हमारे आउटस्टैंडिंग वर्क हितार्थ सहायक चंदन कुमार सिंह जी का। साथ ही में अगले हितार्थ सहायक को आमंत्रित करना चाहूंगा हरदेव जोशी जी, कृपया आप भी पधारें। हरदेव जोशी जी। नेक्स्ट सोनू मालाकार जी, कृपया आप भी मंच पर पधारें। हरदेव जोशी जी, सोनू मालाकार जी, दीपेंद्र सोलंकी जी, दीपेंद्र सोलंकी जी, सोलंकी जी, जीवेंद्र प्रसाद बिसेन जी, जीवेंद्र प्रसाद बिसेन जी, राजेंद्र लाड़िया जी, नेक्स्ट रेडी रहे, आ जाए या मंच के पास आ जाए, जिसका नाम ले। जीवेंद्र प्रसाद बिसेन, राजेंद्र लाड़िया जी, दिव्या बेन जी, आदित्य का देखो आ गए। राम प्रसाद प्रजापति जी, सुशील कुमार पांडे जी, सुशील कुमार पांडे जी, हेमंत कुमार पटेल जी, हेमंत कुमार पटेल जी, वीरेंद्र जैनी, दीपाली शर्मा जी, मयूर राठौर जी, प्रतिमा कावड़े जी और राघव सिंह राठौर जी।
ये सभी हितार्थ सहायक लास्ट ईयर इन सभी ने 1 लाख रुपए से अधिक का रिवार्ड प्राप्त किया। अजय हितार्थ सहायक और हमारे बौद्धिक दिव्यांगजन और उनके अभिभावकों को जमीनी स्तर पर आवश्यक सहयोग प्रदान किया। आप सभी को हम इस अचीवमेंट के लिए शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा परिवार के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमारे बीच हितार्थ योजना को बनाने वाले वॉइस ऑफ सेफ के फाउंडर माननीय प्रणव यूएस से हमारे बीच उपस्थित हैं। आप सभी को वो एड्रेस करेंगे। आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए श्री प्रणव देसाई करता है। All right. Can you hear me? पंकज जी, यहाँ मेरी आवाज आती है? सबको? Yes, okay, very good. All right. तो सबसे पहले मैं आमंत्रित डिसेबिलिटी कमिश्नर्स हमारे मित्र राजपूत साहब, जाज साहब, जो कि वो बहुत अच्छे मित्र हो गए हैं, 2-3 बार मुलाकात हुई और आप आए हैं जितने दूर से। डॉक्टर खमेरिया जी, आपसे मिलकर खुशी हुई, आपके विचारों को जानकर। और जमील जी, आप ऑल द वे नागालैंड से आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं सबको धन्यवाद करूंगा और पंकज जी और पूरी टीम, हमारी वर्कर की टीम जो लॉस एंजलिस और उधर अंडरग्राउंड वगैरह है, और सबसे बड़ा अभिनंदन मैं देना चाहूंगा, धन्यवाद करूंगा हमारे हितार्थ सहायकों का, जो कि इतने दिल से घर घर जाके हजारों बौद्धिक दिव्यांगों के लिए कार्य कर रहे हैं। इसके लिए आप सबके लिए एक बड़े तालियों से आप सबका स्वागत किया जाए। पंकज जी की इतना इन लोगों ने दूर से, मुझे पता है कि लोग दूर दूर से आए, न केवल नागालैंड से मगर पौंडीचेरी और पंजाब और सभी राज्यों से इतने सारे सहायक आए हैं, जो कि अपने आप में ये पहला अधिवेशन जो हमारा है, फर्स्ट राष्ट्रीय अधिवेशन, बहुत ही हिम्मत की बात है कि इतने सारे लोग आज इकट्ठे हुए हैं एक मिशन के साथ, एक विजन को आगे ले जाने के लिए, एक टीम के तौर पे। आज सभी हमारे साथी हैं। आज 170 जो हितार्थ पूरे भारत में है, वो सभी इस कार्य में जुड़ गए हैं और इनकी वजह से करीब 55,000 लोगों को अभी तक हम पहुंच सके हैं और हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है। आज इस मौके पे मैं थोड़ा अपने बारे में बताऊंगा ताकि आप सबको थोड़ा प्रेरणा मिले कि मुझे भी दोनों पैर में पोलियो हुआ 4 साल की उम्र पे। उसके बाद मेरी जो लाइफ में मुझे जो असिस्टेड डिवाइस कैलिपर्स मिली, चलने के लिए लकड़ी मिली, उसकी वजह से मैं इंजीनियर हुआ, MBA हुआ और आज अमेरिका में मैनेजिंग डायरेक्टर, दुनिया के 5वें नंबर की कंपनी एनडीटी डेटा में मैं सेल्स का काम कर रहा हूँ, हेड ऑफ सेल्स फॉर मार्केटिंग। ये एक इंस्पिरेशन मुझे जो मेरी मैंने एक्सपीरियंसेस रहे उसी को लेके एक शुरुआत की और माननीय प्रधानमंत्री जी इस दिव्यांगों के लिए इतने समर्पित हैं और उनकी और हमारी जो रिलेशनशिप बहुत सालों से करीब अभी 40 साल हो गए हमारे संबंधों को, तो वो कहीं ना कहीं ईश्वर ने हमको मिलाया था किसी बड़े कार्य के लिए, जो अभी रहा है। हमारी जो सोच रही कि भाई भारत को भी अमेरिका जैसा क्यों ना बनना चाहिए, सभी जगह पे सुगम्यता हो,
सभी जगह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो। और आगे जाके हमने देखा कि अरे अमेरिका में जैसे सोशल वर्कर्स है, जिसको सरकार पैसा देती है समाज में गवर्नमेंट के कार्यक्रमों को आगे ले जाने के लिए, हमने देखा कि भारत में डिसेबिलिटी सेक्टर में ये नहीं है। तो जब हमने ये देखा है अमेरिका का एक मॉडल, हमने कुछ देखा, अनुभव किया, और वही सब चीजें हम भारत में भारत के स्वरूप में लेके आ रहे हैं, तो आनंद होता है कि एक जो पॉलिसी लेवल की एडवोकेसी भारत में गवर्नमेंट के साथ इंडिया कैंपेन हो, जो नया कानून हम लोग लाए आरपीडब्ल्यूडी 2016 में, या यूनाइटेड नेशंस हो, या लास्ट सबको हमने पूरा विजन 2047 के दिव्यांगों के $1 ट्रिलियन का इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन विकसित भारत 2047 में हो सकता है, ये पूरा ब्लूप्रिंट हमने बताया। संदर्भ में अगर देखा जाए तो मैं बात करना चाहूंगा कि हम के जरिए आपको 1,00,000 भी आपको जो राशि मिली और आपके जो भी, जैसे पंकज जी ने बताया, 1-1.5 करोड़ रुपए को मिले, हम चाहिए बहुत जरूरी। आप जितना कार्य करेंगे आपकी इकोनॉमी में तो फर्क पड़ेगा, बट उतने ही फिजियोथेरापिस्ट, उतने ही स्पीच थेरापिस्ट, उतने ही डेंटिस्ट, उतने ही लोग इसमें जुड़ेंगे। और 1,00,000 रुपए का जो इंश्योरेंस का जो राशि है, वो अगर हमारे बौद्धिक दिव्यांगजन तक जाए, उससे बड़ा पुण्य का काम शायद क्या हो सकता है। और इकोनॉमी में भी करोड़ों रुपए इससे इंड्यूस होंगे, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स का भी एक काम है कि इतने सारे लोगों की सेवा होगी, और उसमें भारत की जो इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का जो एक सपना है, उसमें आप सभी लोग आज जुड़ गए हैं। हमने वॉइस ऑफ एसएफबी में 10 साल अभी दिसंबर में होंगे। इनको साहब ने अच्छी बात की, हमने एमओयू गुजरात सरकार के साथ किया है, और आगे और सरकार के साथ भी करेंगे, ओडिशा में भी हमने दिया है, गोवा सरकार के साथ किया है। हमारा उद्देश्य है हर एक स्टेट में इतना काम हो, और हमारा उनके साथ जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जैसा कि हम अपनी सोच को हमारे इतने सारे जो संवेदनशील डाटा है, डोनर्स है अमेरिका में, एनआरआई, उनको भी हम इसमें जोड़ रहे हैं। तो हम जब ये हिताज की जो मैं बात करूंगा थोड़ा, कि हम लोग आर्टिस्टिक डिवाइस दे रहे हैं, प्रोस्थेटिक्स दे रहे हैं, आई सर्जरी कर रहे हैं। जहाँ तक के प्रदेश में करीब 10,000 से ज्यादा आई सर्जरीज हो रही है, प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी, और ये सब हम कर रहे थे। तभी हमारे जो चीफ पैटर्न है मनु भाई और रीका बहन, उनके साथ हम बात करें तो उन्होंने बोला कुछ बड़ा कैसे सोच सकते हो प्रॉब्लम, इतना जो गवर्नमेंट का जो आपका रिलेशनशिप है, क्या बड़ा कर सकते हो। तो हमने, और पंकज जी हमारे मित्र 10 साल से, हमने देखा कि ये जो निरामय स्कीम है, उसके आंकड़े जब चर्चा की, उससे लगा कि ये तो बहुत ही छोटी संख्या में लोगों को लाभ मिल रहा है। इसका कारण क्या है? तो कारण को पता चला कि जो गवर्नमेंट की स्कीम है, पोर्टल है, इंश्योरेंस है, ये सब कोई साधारण काम नहीं है। आप सब जो 170 हितग्राही सहाय है, जो कि इस कार्य को अपना कार्य समझ के जो कर रहे हैं, हमको जो भी एक्सपीरियंस होगा, आप एक दूसरे से व्हाट्सएप में एक एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे, उससे ये काम बहुत सरल हो जाएगा। और आपके जो अनुभव जो मिलते हैं, फीडबैक मिलता है, वो पंकज जी और नेशनल ट्रस्ट के जो अधिकारी हैं, वो सब इसको आगे ले जाकर कोशिश इसको भी सिंपल करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो मास मूवमेंट, हमारे 12 वॉलंटियर्स हैं वॉइस ऑफ एसएफबी के, या ये हमको लगा कि थिंक बिग जो है, ये स्कीम को अगर उठाए, तो हम चाहते हैं कि अगले 10 साल में, शायद 5 साल तो अच्छा रहेगा, 10 लाख बौद्धिक दिव्यांगजनों को एक कैटलिस्ट के रूप में हम गवर्नमेंट का निरामय स्कीम का फायदा दिलाए। उसमें नागालैंड के, मध्य प्रदेश के जो कमिश्नर साहब आए हैं, और स्टेट के भी कमिश्नर, सबको जुड़ना पड़ेगा।
सबको सोचना पड़ेगा कि हम आशा वर्कर्स को कैसे ट्रेन करें इस कार्य के लिए। हेलो 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 हेलो
हेलो हेलो इसको म्यूट कर दो। Okay. Pankaj, you can hear me? Yeah. Yes. Right? Yes, Yes, everybody can hear you. Okay, on screen पे उल्टा सीधा. Well, should I start talking or? yes, please. Okay. So, चलिए एक मिनट. Let's. तो मैं जो बोल रहा था, एक मिनट स्टेज पे ले जाओ पहले. हाँ नहीं ये नहीं देखना है, फिर उधर ले जाओ फिर एक बार लिखना जो भी था वो रहा होता है. तो ओके ये अभी ऐसे रखो. हाँ ठीक है, हाँ ऐसे रखो, ठीक है. ये वाला बंद हुआ है मतलब ये प्लीज चालू कर दो. Alright, मैं बोल रहा था टेक्नोलॉजी इश्यूज बट इसमें मैं यहीं पे ये बंद हो रहा है. आज के जोड़ा कैमरे से क्यों नहीं जोड़ा? हम लोग करते हैं इनके सिस्टम से क्यों जोड़ा? अपने भारत के सभी राज्यों में, कई राज्यों में, और जिस तरह से हम आप सबको अभी ये पूरा इंसेंटिव का जो स्कीम है उसको और अच्छा बना रहे हैं, ये साल के लिए आपको बात में शायद बताएगा कि कैसे हम और भी इंसेंटिव को प्लेन से लिंक करके ज्यादा उसको टीचर बोलते हैं एक्सेलरेटर, ताकि आप और सेवा करते हैं. तो मैं चाहूँगा सभी को आप ये कि हमारा जो उद्देश्य है आपके साथ मिलकर इतने सारे लोगों की हम सेवा कर सकें कि 10 लाख की जो हमारी लक्ष्य है वो 10 साल की बजाय अगर 5 साल में होता है तो हम सभी को बहुत ही आनंद होगा. इसके लिए पंकज जी और सभी इतना हो सके एम्पलीफाई अपने नेटवर्क में करिए. जिसको भी विकास सहायक बनना हो वो बहुत सरलता से बन सकते हैं. पूरी स्कीम में आपको समझाई जाएगी. मुझे ये भी कहना है कि वॉइस ऑफ एसएसपी इसको इतने सारे लोगों को मदद करने का जो हमको मौका मिला है, इसको आप जैसे जो संवेदनशील कार्यकर्ता है उसको जो भी परिस्थिति है मुझे तकलीफ होगी वो भी आप बताइए, क्योंकि अभी आपकी तकलीफों को सुनने वाले लोग भी हैं, उसका निराकरण करने वाले लोग भी हैं. और जो एमओयू की जो बात हमने करी है गुजरात में खास करके और बाकी स्टेट्स में भी करना चाहते हैं, हमें लोगों को अलग अलग वॉइस ऑफ एसएसपी के जो कार्यक्रम हैं
मैं वो भी आपको बताना चाहूंगा, शायद मध्य प्रदेश के चीफ कमिश्नर को नहीं पता होगा या नागालैंड के, कि अभी हम ब्लाइंड बच्चों को एजुकेशन के लिए भी सपोर्ट कर रहे हैं। और 250 बच्चे अभी उत्तर प्रदेश में होंगे जहाँ साहब आपके यहाँ, जिनको 1 साल के लिए पढ़ाया जाएगा। हम वो 1 साल की पढ़ाई के पैसे भी उनको असिस्ट डिवाइस की किट और टीचर, ये सब भी हम देने के लिए अभी नया प्रोग्राम हमारा लॉन्च ये साल के लिए हो गया है। तो सर्जरीज होती है, एजुकेशन होता है, असिस्टेड डिवाइस ऑनलाइन कोई भी सबमिट कर सकता है। हम राजपूत साहब के साथ मिलकर बहुत बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं प्रोस्थेटिक्स के। हमारे जो जापानीज कंपनी के पार्टनर है वो 3D प्रोस्थेटिक्स, 3D प्रिंटेड प्रोस्थेटिक्स देती है। तो ये सब आप सहायकों को ध्यान में रखना है, क्योंकि आपके लिए मेरा ये विजन है, आप जितने भी बैठे हैं सुन रहे हैं बाद में, कि आप ये हिकायत निरामया तो एक शुरुआत है। आपके जरिए हम बहुत कुछ और कार्य कराने के लिए सोच रहे हैं। आप हमारे साथीदार हैं जहां जहां जो प्रदेश में है, जो सिटी में है। जैसे कि हमारे मनु भाई ने एक फ्री ऑफ कॉस्ट AI का पूरा पोर्टल बनाया है, AIHappy.help। ये फैज आपको समझाएगा बाद में पूरे सेशन में। जहाँ साहब और राजपूत साहब और जामिल जी और ऑफकोर्स डॉक्टर खमीर जी आपको बता चाहूंगा कि ये जो AI का पोर्टल है हेल्थ केयर का, फ्री ऑफ कॉस्ट 15 भाषा में भारत की, जो पे आप बोलेंगे सहायक को लोगों को समझाना है, 7-8 यूज केस फैज दिखाएगा, समझाएगा कि कैसे पेरेंट्स को सिखाया जाए। हिता सहायक ये AI पोर्टल को लोगों तक ले जाए, ताकि लोगों को हेल्थ के लिए इस फिजियोथेरेपी क्यों करानी है, डेंटल वर्क क्यों कराना है, हमारे बच्चों के लिए ये सब जो फायदे हैं वो क्यों नहीं करा जाए, ऐसे ट्रेनिंग देना है। ये हिता सहायकों का कार्य रहेगा। प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी हमारे लिए बहुत बड़ा फोकस है। तो उसके लिए फॉर एग्जाम्पल MR वैक्सीनेशन, एडल्ट वुमन का, एडल्ट गर्ल का, न्यू बॉर्न के लिए तो वैक्सीनेशन हो रहा है, मगर जो पहले के जो लोग ऑलरेडी 2015 के पहले से का बर्थ हुआ है, उनको MR वैक्सीनेशन मैंडेटरी नहीं था। तो भारत में जितने भी आप सहायक लोग जो हैं, वो अगर किसी का वैक्सीनेशन कराओगे, आप ऑनलाइन सबमिट करोगे, कोई महिला अगर प्रेग्नेंट है और उसका आयन का और उनका जो ब्लड टेस्ट कराओगे, ताकि बच्चा डिसेबल बच्चा पैदा ही ना हो, पीड़ा बालपीड़ा हो ही नहीं, ये हमारी सोच है। हम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में खेमैया जी वो स्कूलों में जाके चश्मों बच्चों की आंख का इंस्पेक्ट करेंगे, जिससे कि उनको अगर अर्ली स्टेज में अगर चश्मा चाहिए या कोई करेक्टिव सर्जरी चाहिए, वो अगर हो जाए तो वो ब्लाइंडनेस नहीं होगी। तो हमारी सोच ये भी है कि ये जो हमारा नेटवर्क बन रहा है, और मैं चाहूंगा अगले साल जैसे पंकज जी बोले 1000, मैं चाहूंगा बहुत अच्छा 1000 हो जाए, बट अगर 1, 2, 3 साल में भी हो जाए, मगर आप सभी लोग, हजारों लोग एक बहुत बड़ा फोर्स बनेंगे हमारे लिए। हर एक कम्युनिटी में आप काम करेंगे, निरामया से लाखों लोगों को मदद करेंगे। बट उसके अलावा जो वॉइस ऑफ एसएमई के और भी प्रोग्राम है, जब आप जितना करोगे उसके लिए आपको ईयर एंड बोनस भी मिलेगा। तो बोनस अभी बहुत अच्छा हमने सोचा है कि आप जितना नया काम करेंगे जो है, उसके अलावा जैसे मैंने बताया प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी, AI का एजुकेशन अपने समाज में करोगे, लोग ज्यादा से ज्यादा उसका उपयोग करें, सब कुछ फ्री है, तो तभी आपको और बेनिफिट भी मिलेगा। तो मैं चाहूंगा कि आप आज एक मैसेज लेके जाइए कि वॉइस ऑफ एसएमई और पंकज जी का बहुत परिवार में इतना अच्छा हमारा जो पार्टनरशिप चल रहा है, और मैं धन्यवाद करूंगा कि पंकज जी इतना सही कार्य कर रहे हैं, इतने दिल से कर रहे हैं। हम जो जुड़े हैं एक सोल लेवल पे शायद नहीं हम समझते हैं कि जुड़ गए हैं, हमारी कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं पर्सनल, जिसकी वजह से हम बहुत नजदीक आए हैं। तो हमको लग रहा है कि हमारे जो रिलेशनशिप है उसका सीधा सीधा फायदा आपको और आपके जरिए लाखों लोगों को हो सकता है। हमारे जो डोनर्स हैं वो
बीयू पटेल हो या जयश्री बहन हो या जो भी हमारे जो बड़े बड़े डोनर्स हैं, स्ट्रेटेजिक डोनर्स, वो सभी लोग डोनेट करने के लिए तैयार हैं। आप लोग परिणाम दिखाइए। हम किसी को फ्री में कुछ देने वाले नहीं, आपको पता है। आप जो भी करेंगे, जितना ज्यादा करेंगे, जितना ज्यादा लोगों की सेवा करेंगे, आपको सोचना होगा कि कैसे आप इतने सारे फिजियोथेरापिस्ट का नेटवर्क खड़ा करेंगे, आप कैसे सब पेरेंट्स को मोटिवेट करेंगे, अभी आपके बच्चे का डेंटल वर्क कराइए। आपको ये सब ऑर्केस्ट्रेट करना पड़ेगा। अगर एक बार आप करेंगे तो आपकी इनकम बहुत अच्छी बढ़ सकती है। आपको बाद में मॉडल बताएगा, पंकज जी मॉडल बताएंगे कि आप 7-8 लाख रुपया साल के कमा सकते हैं। तो यही पे मैं चाहूंगा कि आप मैसेज लेके जाइए, सभी को बताइए, इस कार्य में जुड़े और दिल से सेवा करिए। सेवा करना अच्छा है, सोशल वर्कर होना अच्छा है। हमारे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर साहब की सबकी बातें सुन के बहुत आनंद होता है कि अगर वो भी अगर एक्टिविस्ट बन गए हैं तो हम सभी को एक्टिविस्ट बन के लोगों को मदद करने का जो हमारा जो सौभाग्य मिला है, हम उसका दायित्व, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाए और जल्द से जल्द हम आपको नेक्स्ट ईयर अगेन मिलेंगे। बट मैं आपसे अभी अमेरिका से थैंक यू बोलता हूँ और जय हिंद। धन्यवाद। अमेरिका से हमारे बीच वॉइस ऑफ सेट के फाउंडर श्री प्रणव देसाई जी, जो आप सभी को एड्रेस कर रहे थे। वॉइस ऑफ सेट के जो कार्यक्रम है उसके बारे में भी आप सभी को उन्होंने संक्षिप्त में जानकारी दी। अब इस उद्घाटन समारोह कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम संपन्न में वोट ऑफ थैंक्स के लिए और इस कार्यक्रम को संक्षिप्त में कंक्लूड करने के लिए बुलाना चाहूंगा हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर श्री रंग गुजर साहब। कृपया आप आए और सभी को आप मार्गदर्शन करें और आज के इस कार्यक्रम का वोट ऑफ थैंक्स। तो मुझे वोट ऑफ थैंक्स के लिए कहा गया है। अनकन्वेंशनली मैं सबसे ज्यादा यहाँ पे थैंक्स हेलो बहुत दूर दूर से आए हैं। हेलो कन्याकुमारी से लेके पंजाब तक और यहाँ पे राजस्थान से लेके नॉर्थ ईस्ट तक सब लोग यहाँ पे आए हैं और इतार्स की जो सक्सेस है वो सब आपके कंधे पे। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपना उत्साह दिखाने के लिए अपने लिए तालियां करें। और जैसे कि सबने यहाँ पे कहा है और प्रणव भाई ने यहाँ पे तो बहुत कहा कि अगली बार वो देखना चाहते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा आप सब लोगों की संख्या हो। उसके बाद मैं यहाँ पे धन्यवाद करूंगा प्रणव भाई का, क्योंकि उन्होंने इस स्कीम को शुरू किया और इस स्कीम को आगे भी बढ़ा रहे हैं, ऊपर से इतनी प्रेरणा भी दे रहे हैं। एक चीज मानी जाती है हेलो 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 भारत में कितनी भी स्कीम्स चल रही है लोगों के भलाई के लिए। पहले तो कैश में दिया जाता था तो आदमी को 15 रुपए भी नहीं मिलते थे। 100 रुपए दे तो 15 रुपए उसके हाथ में आते थे। उसके बाद जब अभी हमारे नए प्राइम मिनिस्टर, अभी तो 15 साल होंगे, तो वो आए तो उन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, डेबिट ट्रांसफर शुरू किया। उससे बहुत फायदा हुआ। परंतु जो हमारे बच्चे हैं जो भौतिक दिव्यांग हैं, इनके बैंक में भी जब पैसा आ जाता है तो इनको पता नहीं होता कि पैसा आया नहीं आया, किस लिए खर्च हो रहा है, कैसे खर्च हो रहा है, उनकी उसमें कितनी भलाई हो रही है। तो ऐसे लोगों के लिए बेस्ट स्कीम जो है ये निरामया थी, जहाँ पे पहले उनकी भलाई हो, उसके बाद वो पैसा उनके खाते में जाएगा। तो प्रणव भाई मैं आपको वंस अगेन थैंक करूंगा कि आपने जो स्कीम चुनी है, बिल्कुल जिसको कहते हैं लो हैंगिंग फ्रूट, ऐसी स्कीम चुनी है जिसमें कि उनका डायरेक्ट भला ही होगा। पैसा और कहीं नहीं जाएगा, उन्हीं के लिए जाएगा। और इसमें मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, क्योंकि
यहाँ पे इतने हितार्थ सहायक हैं। और आप जब पेरेंट्स के पास जाएंगे, बच्चों के पास जाएंगे, तो ये भी कहिए कि 40 साल के होते होते ये जो भौतिक दिव्यांग होते हैं, इनके दांतों की बहुत प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, अनबियरेबल पेन शुरू होती है। उसके लिए यहाँ पे दांतों की चिकित्सा के लिए और डेंटल एग्जामिनेशन के लिए भी पैसा है इस स्कीम में। और उसी तरह थेरेपी, जो हम कहते हैं अर्ली इंटरवेंशन थेरेपी हो या उसके बाद भी थेरेपी हो, उसके लिए भी पैसा है। तो इससे अच्छी स्कीम मुझे नहीं लगता कहीं किसी प्रकार की कहीं भी बनी है। तो आप थोड़ा सा उनको स्कीम के बारे में एक्सप्लेन कीजिए, पेरेंट्स को भी एक्सप्लेन कीजिए कि देखिए ये सब अभी आपने बच्चे के लिए करना है, ताकि आगे उसकी जो लाइफ है, फ्यूचर वेलबींग आप आज देख रहे हैं। तो आप सिर्फ हितार्थ सहायक नहीं हो, आप एक्चुअली जो भौतिक दिव्यांग है उनके सहायक, उनकी लाइफ के लिए आप आगे उनको बढ़ा रहे हैं। और जब वो बढ़ेंगे तो पूरा परिवार खुश रहेगा, और जब परिवार खुश रहेगा तो आर्थिक स्थिति हर एक चीज उसी के ऊपर निर्भर करती है। तो हितार्थ सहायकों के ऊपर बहुत, एक और मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि अभी जो हमारा लास्ट सर्वे हुआ था वो 2011 में हुआ था, सेंसस जो हुआ था, उसमें 2.24% करके कुछ आई संख्या। तो जब नया एक्ट बना उसमें 21 डिसेबिलिटीज आ गई 7 के बदले, तो नेचुरली वो नंबर ऊपर जाना चाहिए था। पर आप सबको सुन के बहुत आश्चर्य होगा, महाराष्ट्र में, मैं महाराष्ट्र से आ रहा हूँ, वहां पे जो नेशनल सैंपल सर्वे हुआ 2018-19 में, पूरे भारत में हुआ वो सर्वे, तो उसमें 1.9% डिसेबिलिटी आई। वो क्यों? क्योंकि कई लोग बताना ही नहीं चाहते और कई लोग छुपाते हैं, कुछ लोग जो सैंपल सर्वे वाले हैं वही नहीं पूछते। तो ये सब चीजें भी हमें थोड़ी जागरूकता करनी है, क्योंकि फाइनली परसेंटेज के ऊपर गवर्नमेंट का बजट, स्कीम्स, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द परसेंटेज। तो वहां से उसके बाद उनके कार्ड बने, यूडीआईडी कार्ड बने, आप सड़क पे जाते हैं, कार पे जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, किसी भी दिव्यांग जो भीख मांग रहा है, कुछ बुरी स्थिति में है, उसको पूछिए आपका कार्ड है क्या, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, उसको पता भी नहीं होगा, छोड़िए भुलाने की बात तो अलग है। तो ऐसे लोगों को हम कैसे अप्रोच करें? तो मेरी सबसे ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप हितार्थ सहायक बने हो, तो जो आपके बेनिफिशियरीज हैं उनके साथ मिलके उनको ऊपर लाने के लिए, जो नीचे वाले हैं, जो लो इकोनॉमिक कंडीशन में है, उनको इस चीज का सबसे ज्यादा फायदा हो सके। तो आज मैं, हमारे जो यहाँ पे 5 कमिश्नर साहब आए हैं, 5 स्टेट्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो श्री जमीर तो हमारे अपने ही हैं, परिवार के हैं, और अभी मेरी बात भी हो रही थी, तो ये तो पूरा पहले इस साइड में टेबल में थे, अभी उस साइड में पहुंच गए, तो बहुत ये काम करेंगे। और फिर डॉक्टर हेमलिया साहब जो अभी मध्य प्रदेश के हैं, बहुत उत्तेजित भाषा में बात करते हैं, पत्रकार रहे हैं, तो नेचुरली सर हमें आपसे बहुत उम्मीद है कि आप यहाँ पे सहायकों की संख्या 10 गुना करेंगे इस एमपी में। और उसी के बाद प्रोफेसर झा, बहुत इनको भी इस फील्ड में नॉलेज है, बहुत यूनिवर्सिटी पोजीशन है चांसलर। तो सर आप भी ऐसे कीजिए कि जहाँ पे आपके स्टूडेंट्स हैं वहीं से, मतलब जहाँ हम कहते हैं कि एक डिसेबिलिटी प्रोफेशनल का बर्थ जहाँ पे होता है, वहां से यदि उनको ये पता चलना शुरू हो कि हितार्थ सहायक स्कीम है, तो इस चीज को भी आप प्लीज लागू कराइए सभी इंस्टीट्यूशंस में। और फाइनली श्री राजपूत साहब, तो उन्होंने अभी बताया हमें कितने जोश शोर से वो काम कर रहे हैं, तो आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और स्नेह और पंकज मारू, ये तो दोनों एक ही, क्या कह सकते हैं, बट में जुड़े हुए हैं। यहाँ पे आके जो देखा और इनकी जो प्रेरणा देखी, उससे लगता है कि आपने, प्रणव भाई, आपने बेस्ट पार्टनर आपने चुना है यहाँ इंडिया में। परिवार, पंकज जी और उनकी जो पूरी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इसमें इतने जोर शोर से काम कर रहे हैं।
एक साल के अंदर आपने इतनी बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा कर लिया, सहायकों को इकट्ठा किया, और आज यहाँ फर्स्ट ईयर की हम यहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि हम सब ने इस टीम में मिलके काम करना है, हर कॉर्नर में काम करना है। यदि आज एक ही हाथ सहायक है तो आप बाकी तो काम कर ही रहे हैं, जिसके लिए आपको एक इंसेंटिव भी मिल रहे हैं। पर एक काम और कीजिए, आप ये भी मन में रखिए कि आप 10 सहायक और लेके आएंगे एक साथ। एटलीस्ट 4, 5, 6 सहायक जितने भी आप आएंगे उतने ही हमारे भौतिक दिव्यांगों का फायदा होगा। धन्यवाद। हम सबको यहाँ पे एक बहुत जोर से अपने लिए ही ताली बजानी है, ताकि हम और आगे बढ़ के काम कर सकें। धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं आप सभी को टी ब्रेक के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा। 15 मिनट का हमारा ये टी ब्रेक रहेगा। इसके बाद पुनः हम इसी स्थान पर मिलेंगे टेक्निकल सेशंस के लिए। मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप 15 मिनट में टी ब्रेक करके, बायो ब्रेक करके वापस आ जाएं, क्योंकि सबसे पहला सेशन अपना निरामय में है, वो बात करेंगे और उसके बाद